हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बोथ कोचिंग क्लासेस के चैनल पे आपका सबका स्वागत है। और हम पढ़ाई कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। तो हमारा अगला लेक्चर है, उसी का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा और उसमें हमने बात किया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और उसके बीच में जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसलिए वो कंडक्टर माने जाते हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं ये चार्ज के ही बेसिस पे हैं। ये सब कुछ क्या है, चार्ज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इस चैप्टर का नाम भी है। तो अब इसमें क्या है, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन आपको कुछ कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है? क्वांटिटी जैसा। क्वांटिटी पूछते हैं ना, किसी चीज की कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब कि उसको गिनना कह सकते हैं, गिन के बताओ कितना है, या उसका वेट कह सकते हैं कि भाई कितने किलो है। तो एक तरीके से किसी क्वांटिटी की बात हो रही है। क्वांटिटी यानी नंबर की बात हो रही है। तो वही चार्ज को हम नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे कि भाई चार्ज नंबर के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, या उसकी नंबर के बारे में, मतलब चार्ज को कैसे कैसे पढ़ा गया, उसकी हिस्ट्री कैसी है, कि मतलब कहाँ से कितने साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया, ये सब पढ़ेंगे। और ऊपर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये टॉपिक पूरा क्या कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और आपके बोर्ड में भी इस पे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। एक दो न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में दिए हैं, तो हम उसको करवाएंगे भी एक न्यूमेरिकल अभी आपके सामने। सबसे पहले हम थोड़ा सा, अब बोर्ड लेवल पे तो क्या है कि डेफिनेशंस वगैरह भी काफी पूछता है, तो हम आपको डेफिनेशन पहले लिखवाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है कि ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल multiple of basic unit of charge denoted by electron. Basic unit of charge denoted by electron. इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसी यही जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटिटी, जितने भी फ्री चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस इन द सेंस कि जो भी चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है, उसमें ये सारी चीजें हम पहले ही बता चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, उसका फ्लो कैसे होता है, क्या होती है सारी चीजें। फ्री चार्जेस क्या होते हैं, तो वही कह रहा है कि जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल मतलब, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कोई वैल्यू होती है। इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर होता है भाई या तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी या तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इंटीजर ये होता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल है किस चीज का? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम ये कह सकते हैं इस डिफिनीशन से, बाय डिफिनीशन हम ये कह सकते हैं क्या, कि कोई भी चार्ज अगर Q है, वो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? इंटीजर। इंटीजर मान लेते हैं n इंटू ई। भाई किसका इंटीजर मल्टीपल है? ई का। ई इंटू एन, यही है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू एन ई, ऐसा आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है। ये सारी चीजें होंगी। अब चूंकि n क्या है, n जो है इंटीजर है। n क्या है? n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है तो ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में जैसे बात करते हैं कि क्या है, तो एक एसआई यूनिट होती है। एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट तो आपको पता है कि कूलाम होती है, वो हम पढ़ चुके हैं, उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है। चार्ज कैरी करता है, इसे क्या बोलते हैं? कैरियर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये है कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? इसका दूसरा नाम क्या है? चार्ज कैरियर। इसको क्या बोलेंगे? चार्ज कैरियर। अब ये कितना चार्ज कैरी करता है? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, ये चीज है 1.6 × 10⁻90 कूलम। अब क्या है कि आप ये पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे इसको समझाते हैं। जी, तो उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब उसके बाद हम क्या तक पढ़े इसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि हम जो चार्ज है उसको क्या करते हैं, क्वांटिटी में, मतलब उसको नापते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि कितना कूलाम चार्ज गया। अभी पढ़ेंगे हम आगे उसके बारे में, कूलाम के बारे में। और वो किसके थ्रू जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, उसका कैरियर होता है। आप पिछला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। मेटल्स में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। तो ये हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जरा हम पढ़ते हैं कि भाई ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है ये आया कहाँ से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आया क्या कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सजेस्टेड बाय experimental law of electrolysis, law of electrolysis, एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया किसने, तो फैराडे। ये फैराडे ने मतलब सजेस्ट किया था, मतलब वो जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लास 12 की केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज बताई जाती है कि जो चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी कैसे, एक इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसमें एनोड कैथोड होता है, तो एक एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ जो चार्ज फ्लो होते हैं वो इक्विवेलेंट चार्ज के फॉर्म में होते हैं फ्लो। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ भी समझ सकते हैं आप कि ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये किया गया था एक्सपेरिमेंटल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बाय फैराडे। ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया था। चूंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि ये तो सजेस्ट किए, फैराडे ने बताया इस चीज को। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि भाई ये फिजिक्स में क्या होता है कि कोई चीज बता देने से कुछ नहीं हो जाता, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ देने के लिए आए आपके एक साइंटिस्ट मिल्किन साहब, तो इसको बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंटली demonstrated by Millikan's। demonstrated by Millikan's। ये इनके बाद 1912 के आसपास, डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मिलिकन्स साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि उन्हीं ने ये एक्सपेरिमेंटली, उसको मिलिकिन ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट नाम सुना होगा आपने, नहीं तो हम पढ़ाएंगे भी आगे। तो वो उन्होंने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ दिया है। ठीक है, तो और चार्ज के बारे में और क्या बेसिक चीजें लिख लेते हैं। बेसिक चीज में क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। एसआई यूनिट आपको पता है, कोई नई बात इसमें नहीं है, क्या है, कूलॉम्ब है। कूलॉम्ब को हम क्या है, सी से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है, सी से डिनोट करते हैं कूलॉम्ब को। अब इसमें क्या है कि भाई अभी मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाया था, एक बार और समझा देता हूं कि ये 1 कूलॉम्ब होता क्या है। जैसे ये 1 कूलॉम्ब काफी बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई ये 1 कूलॉम्ब है क्या। ये दरअसल एक कूलॉम्ब साइंटिस्ट हैं, आगे पढ़ेंगे हम। कूलॉम्ब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में चीजें बताई हैं, वो साइंटिस्ट हैं। उनको रिस्पेक्ट के लिए उनके हमने ये कूलॉम्ब, साइंटिस्टों की कम्युनिटी ने कूलॉम्ब नाम दिया है। तो क्या हुआ कि ये 1 कूलॉम्ब बच्चों को समझ में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि भाई ये 1 कूलॉम्ब है क्या। तो 1 कूलॉम्ब होता क्या है, इसका डेफिनेशन आप समझ लो, लिख लो। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट इज 1 एम्पियर। कोई वायर है, कोई नॉर्मल वायर ले लो, चार्ज फ्लो थ्रू वायर, वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट जैसे फ्लो हो रहा है, वायर इन 1 सेकेंड फॉर सॉरी वायर इन 1 एम्पियर करंट, वायर 1 एम्पियर
करंट फॉर 1 सेकेंड। आप ऐसे समझो ना कि 1 सेकेंड के लिए हम 1 एम्पियर करंट को अगर किसी वायर से भेजें, 1 एम्पियर करंट किसी वायर से फ्लो कर रहा है कितने देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो उसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो चार्ज कितना होता है, 1 कूलम चार्ज होता है, उसको हम 1 कूलम चार्ज कहते हैं। तो ये नोट्स है, इसको आप नोट्स लाइन बाय लाइन जैसे हम लिखवाते हैं उसको लिखते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लिखने के बाद मैं दूसरा पेश करता हूं। जी, तो आपने लिख लिया होगा। तो अब आप देखते हैं, आपको अभी जैसा कि डेफिनेशन हमने लिखा कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए अगर फ्लो कर रहा है तो टोटल जो चार्ज फ्लो हुआ उसे बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। लेकिन अब उसके बाद हमें थोड़ा सा ये देखना है कि वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। वैल्यूज के बारे में तो अभी आप जैसे जानते हैं कि वे 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये 1.6 समथिंग है, बट हम उसको राउंड फिगर में 1.6 लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है, माइनर वैल्यू है। देख रहे हो आप, -19 है, इसके आगे जो भी लगा वो बहुत मैटर करता नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जरा ये देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन में केवल इतने ही कूलम चार्ज आ रहे हैं, तो जरा ये बताओ कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जिससे 1 कूलम चार्ज बने। तो 1 कूलम चार्ज बनने के लिए ये क्या होगा, यूनिटरी मेथड में क्या होता है, ये नीचे आ जाएगा। 1 कूलम चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ रहे हो आप, 1 कूलम चार्ज होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अपान ये, तो इससे जब डिवाइड करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये जब डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स, मैं पूरा वैल्यू नहीं लिखने जा रहा, ये आएगा 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आसपास। इतने इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 के पावर 18, मतलब 10 के पावर 9 जो होता है वो तो बिलियन हो जाता है। आप सोचो कि 10 के पावर बिलियंस ऑफ द बिलियंस, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम, मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 कूलम कितनी बड़ी यूनिट होती है। 1 कूलम इतनी बड़ी यूनिट है कि इसके अंदर बिलियंस ऑफ द बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो करने के लिए अप्रॉक्स इतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। तो ये तो काफी बड़ा अमाउंट हो गया। अगर आपसे कोई कह रहा है कि यार भाई 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज तो मतलब ये देख रहे हो कितनी बड़ी बात होती है। तो जनरली हम इतना अपने सिलेबस में इतना बड़ा चार्ज फ्लो करने की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं मिली कूलम, माइक्रो कूलम में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसको ये थोड़ा साफ कर, क्या है 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जब काटा आपने तो क्या आया, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब जनरली ये क्या है कि ये बहुत बड़ा है, ये क्या है, वेरी बिग, ये बहुत बड़ा अमाउंट है ये चार्ज का। इतना बड़ा हमें यूज नहीं करना है। हम जनरली हमारे सिलेबस में जो आएगा क्या आएगा, 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो का साइन पता है, ये माइक्रो बोलते हैं इसको। माइक्रो का मतलब जहां भी आएगा आप समझ लेना 10⁻⁻6। माइक्रो क्या है, कूलम है, तो 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अब आपसे कहीं कहेगा कि 1 मिली कूलम, भाई माइक्रो और मिली अगर डायरेक्ट लिखता है, सॉरी थोड़ा कीड़े उठ रहे हैं, माइक्रो और मिली अगर डायरेक्ट लिखता है तब तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन अगर माइक्रो ये साइन बनाता है तो इसे बोलते हैं माइक्रो, और ये एम लिखता है तो इसे बोलते हैं मिली। तो 1 मिली कूलम किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ बराबर। ठीक है, तो इतनी बड़ी यूनिट हमारे सिलेबस में जनरली होती नहीं है, ना हम इसको यूज करते हैं इतना, क्योंकि बहुत बड़ा करंट हो गया। अब हम जनरली ये इसके बारे में पढ़ेंगे, इतना होता है हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब एक चीज और देखना है कि अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोला था कि ये जो टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी में, ये n इंटू ई के बराबर होता है। भाई एक ई के पास तो इतना ही चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी बॉडी है, ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, इसके पास चार्ज है। अब ये चार्ज कितना होगा, n इंटू ई, मतलब ये चार्ज जो होगा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। अब भाई वो इलेक्ट्रॉन या तो 1000 हो सकते हैं, या तो 1,00,000 हो सकते हैं, या तो 10⁹ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चाहे
1000 हो चाहे 10 हो, लेकिन ये हो क्या रहा है, मल्टीपल्स ऑफ ई में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई किसी बॉडी का चार्ज बढ़ाना है या घटाना है, तो किसके मल्टीपल्स में वो बढ़ेगा या घटेगा? वो बढ़ेगा घटेगा इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स में। इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स में अगर चार्ज एग्जिस्ट ही कर रहा है, तो मिनिमम चार्ज अगर आप निकाल सकते हैं किसी बॉडी से, तो वो है 1 इलेक्ट्रॉन। भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, यानी ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही आप किसी बॉडी से निकाल सकते हैं, या तो किसी बॉडी पे यही चार्ज आप दे सकते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं, एक डिफिनीशन है, डिफिनीशन या क्या है, एक स्टेटमेंट है, सॉरी डिफिनीशन नहीं कहेंगे उसको, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ बॉडी कैन, जो मैंने बोला वही बस एक स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूं, कैन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन मल्टीपल, इन स्टेप या मल्टीपल इन स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ बॉडी क्या है, वही मैंने कहा कि भाई मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तो एग्जिस्ट ही कर रहा है चार्ज। तो आप मिनिमम, पता नहीं ये चीजें थोड़ी समझ आ रही हैं कि नहीं आपको, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। किसी भी बॉडी में ये Q इज इक्वल टू एनी जो हमने अभी पढ़ा, ये क्या है कि भाई ये टोटल चार्ज जो है यानी कि मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करता है। तो मिनिमम या तो एक ई दे सकते हैं आप, या तो एक ही निकाल सकते हैं। बस वही कह रहा है कि चार्ज ऑफ बॉडी किसी भी, सॉरी स्टूडेंट्स, अभी तक जो आप वीडियो देखे हैं वो पिछले दिन का था, अभी मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ ग्लिच आने की वजह से मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ गया था। तो मैं एक जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान था ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने बस ये सीखा है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो मल्टीपल ऑफ, ये स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर मान लीजिए उसको, इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। इसी के मल्टीपल्स में किसी भी बॉडी पे चार्ज होंगे। वही कहा जा रहा है कि भाई किसी बॉडी पे अगर Q चार्ज है, तो Q चार्ज का मतलब क्या है, वो टोटल कितना हो जाएगा, N इंटू ई। N कुछ भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ये यहाँ पे Q इक्वल टू एनी, ये फार्मूला हमें याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। अभी देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको आप याद कर लीजिए। अब चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज होते हैं, इतना कूलम चार्ज होता है, तो 1 कूलम किसके बराबर हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे, तो ये लगभग ये बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा है, वेरी बिग है। तो हम जनरली अपने सिलेबस में डील करेंगे माइक्रो कूलम और मिली कूलम के फॉर्मेट में। माइक्रो कूलम में वो 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, मिली कूलम में 10⁻⁻3 कूलम होते हैं। अब उसके बाद चार्ज, एक स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी की, चार्ज ऑफ बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ये कुछ है नहीं, ये तो यही सिंपल है, ये Q इक्वल टू एनी जो है इसी को बताया गया। भाई Q इक्वल टू एनी क्या कहता है कि टोटल चार्ज मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रहेंगे। मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, एक या तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हो या तो घटा सकते हो। तो बस वही कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओ या तो स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन घटाते जाओ। उसी को बोल रहे हैं कि बॉडी को या तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते जाओगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स घटाते जाओगे, नेगेटिव चार्ज घटता जाएगा, यानी पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। तो यही चीज थी और कुछ नहीं है आगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और अगला हम देखते हैं कि आगे क्या है। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट कुछ लाइन थोड़ी सी लिखी हैं इसके बारे में, मैं आपको, वो चूंकि काफी थ्योरेटिकल है, उसमें कोई फार्मूला नहीं है ना कुछ ऐसा समझाने वाला है, तो मैं 2 मिनट में उसको पढ़ देता हूँ। पढ़ के एक न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब उस टाइप के सवाल आपके बोर्ड्स में, नीट वगैरह में पूछते हैं, जेईई में पूछते हैं, मेन में, तो आप उसको देख लेते हैं हम लोग। लाइन एक पढ़ लेते हैं कि द स्टेप साइज हाउएवर वेरी स्मॉल बिकॉज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विथ चार्जेज एट फ्यू माइक्रो कूलम
At this scale, the fact the charge of body can increase or decrease in units of electron is not visible. In this respect, the grainy nature of charge is lost and appear to be continuous. अब जैसे क्या कह रहा है ना कि जब हम अभी आपने क्या देखा कि एक कूलाम चार्ज जो था वो अप्रॉक्स बिलियंस 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बिलियंस ऑफ द बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं उसमें। तो चूंकि अब ये इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है कि इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन घटाओ या बढ़ाओ, इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, या हम उसके बारे में उतना स्टडी क्या कर पाएंगे। भाई अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बढ़ा देते हैं या इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, क्या अंतर पता चलने वाला है? कोई अंतर नहीं पता चलने वाला। इसीलिए जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, दो शब्द आएंगे आपके सामने, एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब बड़ा समझ लीजिएगा। जब बड़े लेवल पे आप, इतना ज्यादा बड़े लेवल पे आप इस चीज को पढ़ेंगे, आप कूलाम को, चार्ज को, तो वहां पे इस इलेक्ट्रॉन का बहुत, एक इलेक्ट्रॉन का बढ़ाना या घटाना कोई बहुत मायने नहीं रखता, माइक्रोस्कोपिक में मायने रखता है ये चीज। यही कहना चाह रहा है ये। अब ये सिचुएशन, अब इसको समझाने के लिए एक ज्योमेट्रिकल बड़ा अच्छा कंसेप्ट समझाया है एनसीईआरटी ने। उसने कहा है कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये तो भाई पॉइंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट है, हालांकि विजिबल नहीं है, लेकिन वो जो फ्लो करते हैं कंडक्टर में चाहे कहीं भी, तो ये एक एंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है इलेक्ट्रॉन। उसके पास क्या है? चार्जेस हैं, ठीक है, उसके पास चार्ज है। तो अब वो तरीका समझाने का ये है ना कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन एक बना दिए, दो बना दिए, तीन, ऐसे ही लगातार इलेक्ट्रॉन्स बनाते जा रहे हैं, तो ये क्या बन गया? ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो गया। समझिए बात को। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जा रहा है, ये तो पार्टिकल है। एक इलेक्ट्रॉन अगर चल के जा रहा है, ये पार्टिकल है। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन चलते हुए जा रहे हैं, फ्लो बना लिया, तो वो फ्लो क्या हो गया? वो एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, जिससे करंट वगैरह होता है, या चार्ज फ्लो जिसको बोलते हैं। उसी तरीके से अब सेम वो एनालॉजी क्या दिया है एनसीईआरटी में? एनालॉजी एनसीईआरटी में दिया है कि जब हम एक डॉटेड, ये लाइन क्या होता है आप पढ़े होंगे ना, लाइन की परिभाषा क्या होती है? लाइन का जो होता है डेफिनेशन, वो क्या होता है? ये कंटिन्यूअस सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। पढ़े होंगे कि पॉइंट्स को, लाइन क्या होता है? मेड अप ऑफ कंटिन्यूअस सेट्स ऑफ पॉइंट्स। ढेर सारे पॉइंट्स कंटिन्यूअसली अगर बना दिए जाए तो वो लाइन है। तो बस उसी तरीके से कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम ग्रेनी नेचर बोलेंगे, या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो उसको करंट का रूप ले लेंगे, ठीक है। अब ये क्वांटाइजेशन में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्वांटाइजेशन इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हमने और आपने सीखा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिविजुअल एंटिटी हैं और इंटीजर्स के मल्टीपल में एग्जिस्ट करते हैं। तो ढेर सारे इंटीजर हो गए तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, और वही ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करते हैं तो वो बनाते हैं एक कंटिन्यूअस सेट ऑफ चार्जेस। फ्लो होने से वो करंट बना लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से इस टॉपिक में इतना ही है। बस आपको ये ध्यान देना है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीजें हैं वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा मायने रखता है, समझ रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे लेवल पे अगर बहुत ज्यादा चार्जेस की बात हो रही है तो वहां पे क्वांटाइजेशन बहुत यूजफुल रह नहीं जाता। अब जैसे क्या है, उसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल लिख के देते हैं। आप एनसीईआरटी में अपने देखोगे ना, तो एग्जांपल 1.1 पहला चैप्टर का पहला ही एग्जांपल है ये। इसको हम अभी लिखेंगे, लिख के आप पहले सॉल्व करिएगा अपने से, उसके बाद हम समझाते हैं। हाँ तो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है हमने लिख दिया है, एनसीईआरटी का ही पूरा क्वेश्चन है। आप इसको पहले अपने से वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, देखिएगा नहीं किताब में पहले। अब इसमें क्या लिखा है मैंने ये समझा देता हूँ। इफ 10 to power 19 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द बॉडी? किसी बॉडी में, अब देखते हैं यहाँ पे दो बॉडी है। इफ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी, ए है ये और ये है बी। क्या क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल को देखिए, जब से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अगर पढ़ लिए तो आधा न्यूमेरिकल वही सॉल्व हो गया। 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये पर सेकेंड, ये पर सेकेंड जो है इसमें से निकल के यहाँ पे जा रहे हैं। ध्यान समझिए, एवरी सेकेंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द बॉडी?
मतलब ये जब आप इसको यहाँ पहुंचा रहे हो 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलाम्ब चार्ज जो है मूव करने में कितना समय लगेगा? 1 कूलाम्ब चार्ज होता कितना था? आप जरा हम वो इक्वेशन याद करिए। 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते थे? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम्ब। तो 1 कूलाम्ब में कितना होता था? 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये इस चीज को ऊपर ले जाऊंगा 10 के पावर माइनस 19 को, तो 1 इंटू 10 के पावर 19 अपान 1.6। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि समझ जाएं आप। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 है ना, इसको 10 लिख सकते हैं अपान या तो ऐसा कर लीजिए ना, इसमें दो ये कर लीजिए। हाँ ठीक है सही है। 10 इंटू 10 के पावर 18 लिख सकते हैं अपान 1.6 लिखते हैं। अब 1.6 कितना है? लगभग 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है ना। 16 6 या 96 के आसपास होता है, तो ये अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो हम इसको अप्रॉक्स वैल्यू लिख लेते हैं 6 इंटू 10 के पावर 18। मैंने अभी आपसे कहा कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है ना कि ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आगे कोई बहुत मैटर नहीं करता। 6 के आगे आप 18 0 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 2-3 लिखने का कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 6 टू द पावर 18 लिख लेते हैं मान लीजिए हम अपने कन्वीनियंट के लिए। तो यानी इतने इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तब जा करके 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा। तो पूछ रहा है कि भाई 1 सेकेंड में तो 10 के पावर 9 ही जा रहे हैं। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतने ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लेकिन आपको फ्लो कितने करवाने हैं? 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने हैं। तो आप समय देख लो, समय कैसे निकलेगा भाई? टोटल अब टाइम निकालिए आप। टाइम के लिए क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहां पे ये क्या है? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड को, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये ऊपर चला गया और ये 10 टू द पावर 9 इससे कट जाएगा। 6 इंटू 10 के पावर 9 सेकेंड। यहाँ कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या? यहाँ कुछ कंफ्यूजन हुआ तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 6 इंटू 10 के पावर 18 जब फ्लो होंगे तब जाकर के 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हुआ। आपसे पूछा है कि जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो, बॉडी पे 1 कूलम्ब चार्ज आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा? तो 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं भाई, आप देखो 1 सेकेंड में 10 के पावर अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने मूव करवाने हैं। ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 के पावर 18 मूव करवाने हैं इलेक्ट्रॉन अपान 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूव कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अपान में यस है तो ये ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा, ये कैंसिल कैंसिल हो जाएगा और ये 10 के पावर 9 यहाँ बचेगा। तो टोटल टाइम आएगा 6 इंटू 10 के पावर 9 सेकेंड। अब चूंकि ये बिलियन सेकेंड है तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वैल्यू जो आएगी ईयर्स में आएगी। आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हो, लेकिन क्या है कि अब हम एनसीईआरटी अपने से समझ रहे हैं, हम इसको एनसीईआरटी नहीं देखना चाह रहे, तो आप देखो ऑप्शन में ये भी आपको वैल्यू दे सकती है, या तो आप यहाँ तक भी किए हो तो गलत नहीं है। लेकिन आपसे पूछा है कि भाई कितना टाइम निकाल है तो सेकंड में आप वैल्यू दे दिए, लेकिन इसको घंटे में हम जनरली क्या करते हैं कि जो शॉर्टेस्ट आंसर होता है वो देना होता है ना, बीच वाले स्टेप को थोड़ी आप लगा देंगे कि वही आंसर है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपने, अब ये सेकंड है तो आप देख लो कि भाई कितना टाइम लगता है एक दिन में, है ना। 6 इंटू 10 के पावर 9 सेकेंड, ठीक है, सॉरी यस लिखता हूँ बस, 6 इंटू 10 के पावर 9 सेकेंड अगर लिख देते हैं तो अब इसमें क्या है कि आप देखो टोटल टाइम क्या लगेगा, वैल्यू में आ जाएगा 1 कूलम्ब में, क्या बोलते हैं कि ईयर्स में अगर देखेंगे तो ईयर्स में भाई 365 दिन होते हैं एक ईयर्स में। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको ईयर्स में निकालना चाह रहे हैं क्योंकि ये बिलियंस ऑफ सेकंड है, तो ईयर्स में इसके आंसर निकालना चाह रहे हैं। 365 दिन, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अल्टीमेटली सेकंड से हमें
डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये कट के ईयर्स में वैल्यू आएगी। तो सेकंड से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, 365 डेज हो गया। अब एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में क्या होते हैं, कितना समय होता है, 3600, या आप ये कर लो ना, 24 घंटे से मल्टीप्लाई किए। अब एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, और एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर ये इस तरीके से नहीं समझ में आया तो आप ये देख लो ना कि पहले क्या है कि ये सेकेंड है, ठीक। अब ये इतने सेकेंड का मतलब कि ईयर्स में वैल्यू आएगी ही आएगी। तो आपको ईयर्स में अगर वैल्यू लानी है तो डिवाइड किससे करेंगे, आप सेकेंड से करेंगे। तो अब ईयर, एक ईयर को सेकेंड में बदलिए भाई। आप टाइम निकाले कि भाई इतना सेकेंड में क्या बोलते हैं कि एक कूलाम चार्ज फ्लो हो जाएगा। इतना सेकंड में एक कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इतना सेकंड ईयर में कितना है, मतलब इस इतने सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना ईयर आएगा। तो ईयर से आप इसमें डिवाइड नहीं कर सकते ना। अब आप ये करिए कि एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं। एक ईयर में सेकंड निकालने के लिए पहली बात तो देखेंगे 365 दिन है। 365 दिन की में अब 365 दिन हो गए तो एक दिन में 24 घंटे। अब एक घंटे में 60 मिनट, अब एक मिनट में 60 सेकंड। अब ये सेकंड में आया। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से चाहे अपने से, क्योंकि एनसीईआरटी की जो वैल्यूज होती हैं बड़ा वो ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू देता है वो, ठीक है। तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कहाँ से आई, क्योंकि आपकी जो आंसर आ रहा है वो सेकंड में आपको लाना है। चूंकि आप समझ रहे हैं कि बिलियंस अब सेकंड है तो वो ईयर में आएगा, लेकिन ईयर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ईयर को सेकंड में कन्वर्ट किए। अब ये आपका जो भी आएगा देख लेते हैं कितना आ रहा है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। लगभग 200 साल के आसपास आएगा। 198 ईयर्स लिखा है एनसीईआरटी में आपकी एनसीईआरटी में। तो आपका अप्रॉक्स 200 ईयर्स अगर आ रहा है तो आपका ये सही है। तो देखिए अब ये चैप्टर, मतलब ये टॉपिक जो है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर इंसुलेटर का था, ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब हम अगले टॉपिक में क्या करेंगे, शुरू करेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ अच्छे से आप रिवाइज करके आइएगा, या तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। धन्यवाद।